नमस्कार दोस्तों, द्रोण सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा कि आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, यानी कि जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत था उस पर, और आज इसमें बेसिकली डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होते हैं जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से थ्योरी डेवलप हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बट उसके लिए आपको अगेन मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, ठीक है। और यहां पर आपको सर्च करना है अपना ये जो चैनल है जिसका नाम है हरियाणा स्टडी IQ। तो जब आप इस चैनल को सर्च करेंगे, दैट इज द हरियाणा स्टडी IQ, तो आप हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यहां पर आपको सर्च करेंगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जब आप ओपन करके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहां पर दिखाई देगा दैट इज अबाउट द द्रोण सीरीज। और ये द्रोण सीरीज है, यहां पर हमारी 6 वीडियो हमारी आपके यहां पर डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये देखो, लास्ट जो हमारा डिस्कशन था वो लास्ट डिस्कशन क्या था। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हमने डिस्कस किया था, इसमें अभी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, यहां मिल जाएगा आपको वीडियो सेक्शन में, कि अभी हमने डिस्कस जो किया था इसमें वो क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको देखनी है। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बाद जब आपको सीरीज से इस क्लास को देखेंगे तो सीरीज से देखेंगे तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे, आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, ये क्लास आपको देख लेनी है। एंड देन आफ्टर फिर आप आज की जो क्लास है इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगेन अपनी क्लास की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है, एक नोटबुक, एक पेन, एटलस और एनसीईआरटी, ठीक है। एक नोटबुक, एक पेन, एक एटलस और एक 11th क्लास के एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। प्लस उसके अलावा जब ये क्लास खत्म होती है, सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि एटलीस्ट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके और ये जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्या पता आपको अच्छी ना लगती हो, बेकार लगती हो, सो प्लीज। बट आई बिलीव कि जो जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक और पेन और हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, एंड दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करते हैं तो लिखेंगे स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। देखो, ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को क्यों दिया गया, इस थ्योरी की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो जब हम कहते हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई जो एल्फ्रेड वेगनर ने दी। एल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसके बाद हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस पढ़ा, और उसके बाद फिर हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। सो इट दिस वाज द, लिखो स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज देयर वुड बी क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया दैट डिस्कस अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, डिस्कस अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक ये क्वेश्चन आ गया और अब आपको क्या करना है, 200 वर्ड्स में इसको क्या करना है, राइट डाउन करना है, 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आपके पास कंटेंट क्या है, आपके पास क्या मटेरियल है, तो वो मटेरियल अब मैं आपको दूंगा। तो देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट राइटिंग दैट दिस वाज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। दिस वाज द, स्टार्ट राइटिंग, दिस वाज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी की ये सबसे मॉडर्न थ्योरी थी, सबसे नया सिद्धांत था, मॉडर्न थ्योरी थी। और ये किस पर बेस्ड थी, दैट एंड इट वाज बेस्ड ऑन हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, कि हमारे जो महाद्वीप हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग एंड द, और उनके लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कहां से आता है, एंड मेंटल फोर्सेस ड्राइविंग द क्रस्ट एंड द लिथोस्फीयर, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज द कन्वेक्शन करंट, ड्राइविंग फोर्स इज द कन्वेक्शन करंट।
यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि भाई बताओ ये जो महाद्वीप है, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि पेंजिया था, टूट गया, ठीक है, पेंजिया ब्रेक डाउन होकर नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो वो तो ये बता रहा था कि ये जो टूटता है और जब ये मूव करता है तो उसके लिए पोल फ्लिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और पोल फ्लिंग के फोर्स के साथ साथ सन मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये बात गलत थी। बेसिकली हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस में और कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो फोर्सेज होते हैं वो फोर्सेज कहाँ से आते हैं, नीचे से आते हैं, फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या था कि ये जो थ्योरी थी, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, it was the modern theory of geomorphology and it was based on how the continents are moving and the driving forces is the convection current। और जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहां से आते हैं, कन्वेक्शन करंट, और ये कहां से आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द मेंटल। आपने कहा ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद ये जो थ्योरी थी ये किसको यूज कर रही थी, लिखो, दिस थ्योरी uses the concept of convection current hypothesis and sea floor spreading theory। convection current hypothesis and sea floor spreading theory ये जो थ्योरी थी ये कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस को भी यूज कर रही थी, और जो समुद्र तल प्रसार है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, उसको भी क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो लास्ट ये जो दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट जो डिस्कशन हुआ था हमारा, लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ओके, ठीक है, तो इसने कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को यूज किया। अब बात आती है कि ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को डेवलप किसने किया। सो दिस थ्योरी वाज नॉट डेवलप्ड बाय ए सिंगल पर्सन। इसमें बहुत सारे ज्योग्राफर थे और उन सभी ज्योग्राफर ने अपना क्या किया, योगदान दिया। तो लिखो इसमें दैट दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1960s। 1960 में डेवलप हुई है। जब ये थ्योरी डेवलप हुई तो इसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपना जो है योगदान दिया, तो इसमें हैरी हेस, सबसे पहले लिखो हैरी हेस इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आर्थर होम्स, ली पिशोन, ये जो ली पिशोन है, ये ली पिशोन बड़े इंपॉर्टेंट जो है, वो ली पिशोन बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बिकॉज ली पिशोन ने क्या किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्लेट बाउंड्रीज को, कि बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक, कि जो अर्थक्वेक है उस अर्थक्वेक के आधार पर ली पिशोन प्लेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन अर्थक्वेक, कि जो अर्थक्वेक आते हैं, जो भूकंप आते हैं, उसके आधार पे जो प्लेट बाउंड्रीज थी उसको उसने क्या किया था, डिफाइन किया था। इसके अलावा मैकेंजी एंड पार्कर और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विल्सन, टूजो विल्सन। ये जो टूजो विल्सन थे, इन्होंने क्या किया, जेटी विल्सन इनको पूरा नाम है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो प्लेट टर्म है, जो आप कहते हैं ना कि प्लेट टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टर्म को इन्होंने ही कॉइन किया था। द टर्म प्लेट वाज कॉइन्ड बाय विल्सन ने ही किया था। एक विल्सन साइकिल भी आता है, जीएस में नहीं पढ़ना है, जब हम ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। सो दीज वर द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। मतलब अगर इस तरीके से प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है दैट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट, तो अगर वो पर्टिकुलर कोई एक नाम देता है, तो केवल एक नाम अगर वो देता है तो आप क्या कहेंगे, नहीं, इसमें कोई एक साइंटिस्ट नहीं था, इसमें बहुत सारे जो है साइंटिस्ट थे, उनका रोल था। ठीक है, चलो अब क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो टेक्टोनिक थ्योरी थी इसके बेसिक्स क्या थे, तो लिखो हेडिंग लगाओ दैट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी के क्या क्या बेसिक्स है, ठीक है, लिखो दैट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द टेक्टोनिक थ्योरी। देखो, जब हम इसके बेसिस की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला जो सिद्धांत था, बल्कि बेसिस लिखो, बेसिक्स लिख दिया है, सॉरी, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसका जो सबसे पहला सिद्धांत था, वो सबसे पहला सिद्धांत क्या था, सबसे पहले सिद्धांत में कहता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है
उस अर्थ के इंटीरियर को आप क्रस्ट, मेंटल और कोर के फॉर्म में ना पढ़े। ये कहता है कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ें आप इन द फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर एंड इन द फॉर्म ऑफ एस्थेनोस्फीयर। तो सबसे पहला सिद्धांत यही था। और अब आप कहेंगे कि सर ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने बताया है, मैं बिल्कुल सीरीज में लेके चल रहा हूं आपको कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो अर्थ इंटीरियर्स आर बेस्ट स्टडीड इन द टर्म्स ऑफ द लिथोस्फीयर एंड द एस्थेनोस्फीयर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, दैट Earth's interiors is best studied in the form of lithosphere and asthenosphere। लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, ये मैं बता चुका आपको कि लिथोस्फीयर क्या होता है, ये मैं बता चुका आपको एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। जो हमारी अर्थ के इंटीरियर में जब हम जाते हैं तो जो सबसे ऊपर जो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होती है, तो जो क्रस्ट होता है वो और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये क्या बनाते हैं, ये लिथोस्फीयर बनाते हैं, ये लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो ये बात मैं डिस्कस कर चुका। उसके बाद फिर क्या आता है, एस्थेनोस्फीयर आता है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है, एक बार याद करो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ओलिवाइन होता है। और ओलिवाइन क्या होता है, सेमी मोल्टन होता है। तभी तो इसके ऊपर क्या करती हैं, प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया दैट अर्थ्स इंटीरियर इज बेस्ट स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ द लिथोस्फीयर एंड द एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ओके, दूसरी बात इसने क्या कहा, इसने कहा कि लिथोस्फीयर जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कहता है लिथोस्फीयर इज नॉट ए continuous layer। लिथोस्फीयर इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये ऐसा नहीं है कि जो लिथोस्फीयर है वो हर जगह पर एक समान आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस, इट इज ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स, इट इज ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स। ये बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ है। और ये जो सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज द प्लेट्स। और प्लेट्स टर्म किसने कॉइन की थी, कॉइन्ड बाय द विल्सन, ठीक है। ये कहता है कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस लेयर, वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, इट इज ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स, टुकड़ों में टूटा हुआ है। और ये जो टुकड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लेट्स कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब ये जो प्लेट्स हैं, तो हमने क्या कहा कि अर्थ के इंटीरियर को लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में पढ़ा जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है लिथोस्फीयर कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है, ये टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। अब कहता है थर्ड पॉइंट, क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में डिस्कस करता है। तो थर्ड पॉइंट वो बताता है दैट प्लेट्स फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फीयर, दैट प्लेट्स फ्लोट ओवर एस्थेनोस्फीयर। ये जो प्लेट्स हैं ये किसके ऊपर मूव करती हैं, एस्थेनोस्फीयर पे। ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि क्या है, कि अगर हमारे पास जो एस्थेनोस्फीयर है, उस एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, दिस हैज ओलिवाइन, इसके भीतर ओलिवाइन होता है। और ओलिवाइन होता है तो ओलिवाइन सेमी मोल्टन होता है, तो जो सेमी मोल्टन होता है तो उसके ऊपर वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। अब चौथा पॉइंट क्या हुआ कि जैसे आपके पास एक बड़ा समुद्र है, ठीक है, और उस समुद्र में नाव चल रही है बहुत सारी, तो वो जो नाव चल रही हैं, तो लेट अस सपोज कोई ड्राइविंग फोर्स है, तो नाव का तो क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ है। तो ऐसा नहीं है प्लेट्स का नहीं होता है, वो भी होता है। मेंटल प्लूम्स आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, हॉटस्पॉट आपको पढ़ाऊंगा, तो उससे हमें प्लेट की डायरेक्शन और स्पीड का भी पता चलता है। लेकिन जब ये प्लेट मूव करती हैं, तो ये प्लेट आपस में मूव करते हुए क्या कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। सो प्लेट्स फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फीयर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो प्लेट हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती हैं, मूव करती हैं। एज द प्लेट्स मूव दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब वो प्लेट मूव करती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एज द प्लेट्स मूव दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, उनका इंटरेक्शन हो जाता है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। एंड ऑल द फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, चाहे वो आपका अर्थक्वेक हो, चाहे वोल्केनो हो, वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एज द प्लेट्स मूव दे इंटरेक्ट विद ईच अदर,
वो एक दूसरे से टकरा गई, एंड all the features on surface of earth, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिखो whether it is earthquake और whether it is volcanism. All the features on the surface of earth are associated with this interaction of plates. वो किससे एसोसिएटेड हैं? प्लेट्स का ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, प्लेट्स के इस इंटरेक्शन से रिलेटेड है, बल्कि इसमें ऐसे लिख लो, दे आर एसोसिएटेड with plate movements and interaction. प्लेट मूवमेंट्स एंड इंटरेक्शन, इसको रफ कर दो कि वो जो अर्थ के सरफेस पे जितने भी फीचर हो रहे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वोल्केनिज्म हो, वो सारे के सारे इस प्लेट मूवमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि तीन चीजें हो सकती हैं कि जब ये प्लेट मूव कर रही थी, जब ये प्लेट मैंने आपको क्या समझाया, समुद्र है और उसमें बहुत सारी नाव घूम रही है। ठीक है, ये जो नाव है बहुत बड़ी बड़ी नाव है। अब ये जो प्लेट है ये क्या हो सकती है, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है XYZ मैं स्टार मार्क कर देता हूं, लिखो व्हेन द प्लेट्स मूव, जब प्लेट्स मूव करती हैं देन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दे कैन कोलाइड। वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी, वो प्लेट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है भाई, हो सकता है वो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा गई, दे कैन मूव अवे, वो क्या हो जाएंगी, दे कैन मूव अवे, वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। ठीक है, दूर चली गई। तीसरा क्या हो सकता है, दे कैन स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि वो जो प्लेट है, या तो 2 प्लेट आपस में आ रही थी ऐसे टकरा गई, या 2 प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई, और या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ क्या हो गई, फिसल गई। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दीज 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी पॉसिबल। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि दे कैन कोलाइड, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी। दे कैन मूव अवे, वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे फिसल जाएंगी। ठीक है, समझ आई बात? तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इन 3 पॉसिबिलिटी के आधार पे ही हम क्या करते हैं, प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं इनको, कि जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, जब वो एक दूसरे से टकराएंगी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्ज हो गई, एक दूसरे से आकर मिल गई, वो एक अलग बात है, आगे बताऊंगा कि नीचे कौन सी प्लेट जाएगी, ऊपर कौन सी प्लेट रहेगी, क्या क्या फीचर्स बनेंगे। तो दे कैन कोलाइड। दूसरा, दे कैन मूव अवे। डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरे से दूर भाग गई। तीसरा क्या है, दे कैन स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, समझ आई बात? तो ये 3 क्या हो सकते हैं, ये 3 हमारे पास जो है वो क्या हो सकते हैं, ये 3 हमारे पास फीचर्स बन सकते हैं। तो समझ आई बात सीरीज से कि प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है। प्लेट टेक्टोनिक का बेसिस क्या है कि अर्थ का इंटीरियर लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर से पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है, सेगमेंट्स में टूटी हुई है। प्लेट्स जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर पर मूव करती हैं, और जितने भी अर्थ पर फीचर्स बनते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म, अभी बताऊंगा मैं कैसे फीचर एसोसिएटेड है। ठीक है, और उसके बाद 3 तरीके की कंडीशंस हमारे पास बन सकती है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या हो सकती है, दे कैन बी प्योरली कॉन्टिनेंटल, पूर्णतः महाद्वीपीय हो सकती है। दे कैन बी प्योरली ओशियन, ये पूरी तरह महासागरीय हो सकती है। एंड दे कैन बी पार्शियली कॉन्टिनेंटल एंड पार्शियली ओशियनिक, वो कुछ महाद्वीपीय हो सकती हैं और कुछ महासागरीय हो सकती हैं। सो लिख लो ये दीज प्लेट्स, और बल्कि ऐसे लिख लो पहले, ऐसे लिखो पहले, दैट देयर आर एग्जांपल ऑफ सम प्लेट्स, देयर आर एग्जांपल ऑफ सम प्लेट्स। कुछ प्लेट्स हैं और उनके एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, क्या क्या एग्जांपल। देखो, प्लेट जो हैं वो 2 तरीके से, मेनली 2 तरीके से डिवाइड होती हैं। एक कहते हैं मेजर प्लेट और एक कहते हैं माइनर प्लेट। तो जब हम पहले मेजर प्लेट्स की बात करते हैं, तो मेजर प्लेट कौन कौन सी है, देखो
मेजर प्लेट में कौन कौन सी प्लेट्स जो हैं वो हमारी मेजर प्लेट में आती हैं? मेजर प्लेट में आती है हमारे पास सबसे पहले यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है जी। दूसरी क्या आती है? अफ्रीकन प्लेट, ठीक है जी। तीसरी क्या आती है? अमेरिकन प्लेट। और फिर इस अमेरिकन प्लेट के दो पार्ट हैं, एक क्या है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एक क्या है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो अमेरिकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन हो गया और क्या हो गया साउथ अमेरिकन हो गया। एक क्या है पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। अगला क्या है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक और लिख लो दैट इज अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये 6-7 प्लेट है मेजरली, ठीक है। अमेरिकन प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये 7 प्लेट हैं। ये क्या है? ये आपकी मेजर प्लेट्स है। ये क्या है? ये मेजर प्लेट्स है। अब देखो एक बात सुनो, ठीक है। एटलस निकालो। मेरे पास जो एटलस है, इस एटलस में पेज नंबर 85 है, पेज नंबर 85 है। पेज नंबर 85 पर एक डायग्राम है, पेज नंबर 85 है और उस पर एक डायग्राम है, ठीक है। मैं इस डायग्राम की फोटो जो है आप लोगों को दिखा देता हूं। 1 मिनट का टाइम दे दो मुझे, आप लोग तब तक अपने जो है वो निकाल लेंगे नोटबुक, ना सॉरी ये एटलस मिल जाएगा मेरे को अभी। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट दो मेरे को। आई थिंक यहाँ पे ना ओपन नहीं है ये, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। देखो अगर हम कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज का डायग्राम, ठीक है। एक्चुअली मैंने कभी गूगल ना इसको सर्च नहीं किया है, आज भी ये मेरे को आप लोगों से मैं एटलस दिखा नहीं सकता, अदरवाइज मैं आपको एटलस में ही बताता, एटलस में ही मार्किंग में करवाता आपकी, ठीक है। एटलस में ही मार्किंग करवाता मैं। देखो ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट। देखो ये ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये है आपके पास अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है। ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कोकोस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कैरिबियन प्लेट। ये छोटी प्लेट है, नाजका प्लेट, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको। आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम? तो इस डायग्राम को जब आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये प्लेट्स है। एक एजेंसी है दैट इज WWSSN, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेस्मिक नेटवर्क। तो ये जो WWSSN है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेस्मिक नेटवर्क, ये क्या करता है? ये कि कहां कहां पर प्लेट बाउंड्रीज है इस चीज को डिसाइड करता है, ठीक है। बेसिकली जो ली पिशोन था, वो ली पिशोन इस पर काम कर रहा था, तो ली पिशोन ने प्लेट बाउंड्रीज को जो है वो बताया था, ली पिशोन ने दिखाया था। तो ये डायग्राम है, ठीक है। आप लोग शायद थोड़ा सा देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है कैमरे में नजर आ रहा होगा। तो यहां पर ये डायग्राम है, इसमें सारी बाउंड्रीज दी हुई है। साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, तो ये सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको अपनी एटलस में देख लेना है। पेज नंबर 85 है मेरे पास जो एटलस है उसमें, ठीक है। आपके पास जो एटलस है उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये प्लेट बाउंड्रीज होगी। तो हमने कहा कि ये क्या है? ये मेजर प्लेट है, यूरेशियन, पैसिफिक, अमेरिकन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक और इंडो ऑस्ट्रल। अब हम कहते हैं कि इसी के साथ कुछ प्लेट है हमारी जिन्हें हम क्या कहते हैं? विच आर माइनर प्लेट्स, विच आर माइनर प्लेट्स। तो जो माइनर प्लेट है यानी कि जो छोटी प्लेटें हैं, माइनर प्लेट का मतलब जो छोटी प्लेटें हैं, उसमें क्या क्या है? दैट इज अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। दूसरा क्या है? नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। तीसरा क्या है? कोकोज प्लेट, ठीक है। जुआन डी फूका, जुआन डी फूका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुआन डी फूका,
ठीक है, ये जुआन डी फूका जो है यहाँ पर सैन एंड्रियाज फोल्ट है कैलिफोर्निया में, ठीक है। बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, ठीक है। तो अरेबियन हो गया, नाजका हो गया, कोकोज हो गया, बर्मा हो गया, ठीक है, और कैलिफोर्निया, ये बल्कि ये लिख लो, फिलीपींस लिख लो, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। फिलीपींस प्लेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में डिस्कस करूंगा, तो मरियाना ट्रेंच के बारे में डिस्कस करूंगा, तो फिलीपींस प्लेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक और लिख लो, दैट इज कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, ठीक है। ये जो प्लेट है, कैरिबियन यहां नहीं लिखा था ना, यहां नहीं लिखा था, अरेबियन, नाजका, कोकोज, जुआन डी फूका, बर्मा, कैरिबियन लिख दिया, लिख दिया कैरिबियन, और ये क्या हो गया, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। एक और प्लेट है स्कोशिया प्लेट, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कोशिया प्लेट। ये जो डायग्राम है, ये जो प्लेट्स के नाम है, ये प्लेट के नाम आपको एनसीईआरटी में भी दिखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं बता दूं आपको कि जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तो आपके पास पेज नंबर 30-31 है। ये जो एनसीईआरटी है इसमें पेज नंबर 30-31 है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं आपको, दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जब आप इस एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 4 को डाउनलोड कर लेना और इसको देख लेना। आपको, आपके पास एनसीईआरटी तो होनी चाहिए यार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स, ओशन एंड कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, तो यहां पर आप जाएंगे और यहां आप देखेंगे कि यहां एक डायग्राम आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम देख लो, ठीक है। इस डायग्राम को अभी से बल्कि और मत देखो, थोड़ी देर रुको फिर दिखाऊंगा, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड भी इसमें है यहाँ पर, ये देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये देखो, ये प्लेट बाउंड्रीज है, ये प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। एनसीईआरटी जो है आपके पास, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका डायग्राम है, दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें सारी प्लेट बाउंड्रीज दिखे, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, और ये देखो ये रहा सैंड एंड्रियाज फोल्ट, जुआन डी फूका प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सारी प्लेट्स यहां पर गिवन है। यहां पर नीचे जाके देखेंगे तो यहां पर आपको प्लेट्स के नाम भी दिख जाएंगे, ऊपर दिया हुआ है, सॉरी देखो यहां पे दिया हुआ है, दैट इज ये देखो, दैट इज अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रल, अफ्रीका, कोकोज, नाजका, अरेबियन। सो ये जहां जहां पर लोकेटेड है, एटलीस्ट जो नाम एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए कि एनसीईआरटी में जो नाम गिवन है कि वो प्लेट्स कहां कहां पर लोकेटेड है। समझ आ गई बात? इज इट ओके? ठीक है, कर लोगे? ये है आपका, तो ये क्या हो गई, प्लेट बाउंड्रीज होगी। अब आज हमारा जो डिस्कशन था वो, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लेट बाउंड्रीज, और प्लेट बाउंड्रीज में मेन डिस्कशन था हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे, ठीक है, कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वो क्या होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आपको समझा दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो, अब हम शुरू करेंगे जो हमने 3 यहां पर लिखे, यहां पर हमने देखा कि मेनली 3 फीचर बन सकते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो तीनों को डिस्कस करना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो आगे हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब एक बात बताओ कि डाइवर्ज का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट का मतलब तो ये है कि दूर जा रहे हैं, कन्वर्ज का मतलब क्या है, पास आ रहे हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं उन्हें बेसिकली कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ गया, दैट डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब आपको जो है ना वो 150, 160, 200 वर्ड्स में उसको डिस्कस करना है, तो हाउ विल यू स्टार्ट राइटिंग? तो लिखो दैट सबसे पहले डाइवर्जेंट
plate boundaries are also called as constructive boundaries, are also called as constructive boundaries, कि इन्हें कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहा जाता है। तो लिखो दैट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहा जाता है, बिकॉज क्या होते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री कहां पर होती हैं, जहां पर राइजिंग और डाइवर्जिंग कन्वेक्शन करंट लिंब होती हैं। तो लिखो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, और ऐसे लिख सकते हो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज डेवलप्स at the location of rising and diverging convection current limbs. These are at the location of divergent boundaries develops at the location of rising and diverging convection current limbs. इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का जो अर्थ है वो इस बात का अर्थ क्या होता है कि कहां पर डेवलप होती हैं। तो जब आप लास्ट क्लास देखेंगे, जब आप इस क्लास को देखेंगे यहां पर वीडियोज में जाके, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में मैंने समझा रखा है आपको कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर देखो, यहां मैंने बताया है दैट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां देखो ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, ये क्या कर रहा है कि लिम्स राइज कर रही हैं और ऊपर जो क्रस्ट है उसको तोड़ रही है, और तोड़ने के बाद उसको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तभी तो यहां पे क्या निकलता है, बसाल्टिक लावा निकलता है। तो हमने क्या कहा कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज डेवलप्स एट द लोकेशन ऑफ राइजिंग एंड डाइवर्जिंग कन्वेक्शन करंट लिम्ब। जहां पर डाइवर्जिंग और कन्वेक्शन करंट लिम्ब बनती हैं, वहां पर क्या बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं। मतलब एज लाइक दैट आप समझो कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्रस्ट है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे, यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे ये क्या चल रही हैं, राइजिंग और डाइवर्जिंग लिम्स। ये राइज कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्लियर होगी बात, इज इट ओके? ठीक है, और यार कमेंट करके जरूर बता दिया करो जब क्लास खत्म होती है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलो। तो अब ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे होता है या ओशनिक क्रस्ट के नीचे होता है। तो लिखो सच ए बाउंड्री, लिखो सच ए बाउंड्री कैन बी फॉर्म्ड, such a boundary can be formed under continents or under oceans। ये जो बाउंड्री है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी डेवलप हो सकती हैं और ओशंस के नीचे भी डेवलप हो सकती हैं। अगर यहां पर ये कॉन्टिनेंट है तो ये कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे, और अगर ये ओशन है तो ओशन आपको पता है पतला होता है, तो ऐसे, और ओशन के नीचे जब ये डेवलप होती हैं तो उसको क्या कह दिया जाता है, उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यही तो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर समुद्र तल, और स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना। ये जो समुद्र तल है वो समुद्र तल क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज एक्चुअली स्पेशल केस वेयर द डाइवर्जेंट बाउंड्री इज डेवलपिंग इन द ओशन फ्लोर। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं है कि ओशन के नीचे होंगे, ऐसा नहीं है कॉन्टिनेंट के नीचे होंगे, ओशन के नीचे भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट के नीचे भी हो सकते हैं, बट जब ओशन के नीचे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, उस प्रोसेस को कह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो लिखो दैट सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है इज ए स्पेशल केस। तो अब समझ आ जाएगा आपको कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस बनता है। इट इज एक्चुअली स्पेशल केस वेयर द डाइवर्जेंट बाउंड्री is developing on the ocean floor, where is a special case
when the divergent boundary developing under ocean floor। ठीक है, जहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री कहां पर बनती है, ओशन फ्लोर पर बनती है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह देते हैं, उसको हम समुद्र तल प्रसार कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है क्या पढ़ रहे हैं हम, डाइवर्जेंट, क्या पढ़ रहे हैं हम, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बेसिकली ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये क्या करता है, क्रस्ट को तोड़ता है, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये जो तोड़ता है, ये जो ब्रेक करता है, ये एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जस्ट गिव मी मिनट, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे दैट दिस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, लिखो, स्टार्ट राइटिंग, दैट दिस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री is actually a process, it actually a sequence, it is actually a sequence। ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है। क्या सीक्वेंस है, क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसे है, ये सीक्वेंस ऐसे है कि देखो समझना, ये क्या था, कोई कॉन्टिनेंट था, एग्जांपल भी दूंगा अभी मैं आपको, ये कोई कॉन्टिनेंट था, इसके नीचे ये कन्वेक्शन करंट जो थे वो ऐसे कन्वेक्शन करंट चल रहे थे। ठीक है, अब जब ये कन्वेक्शन करंट चलते रहे तो ये सबसे पहली स्टेज होगी, इट इज स्टेज 1। ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट के नीचे क्या चल रहे हैं, ये कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो स्टेज 2 आई, उस स्टेज 2 में क्या हुआ कि यहां पर जब ये कन्वेक्शन करंट लगातार चल रहे थे तो यहां पर कुछ इस तरीके से चीजें बन गई। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन गई, और बल्कि बेसिकली इसको ऐसे भी मत लिखो, इसको ऐसे दर्शाओ कि यहां पर इस तरीके से चीजें, इस तरीके से कॉन्टिनेंट जो था वो ऐसे अपलिफ्ट हो गया। अरे सही क्यों नहीं बन रहा है, एक मिनट, कि देखो जैसे क्या है कि आपके पास कोई कॉन्टिनेंट था, और उस कॉन्टिनेंट के नीचे जब ये प्रोसेस चल रहा था, तो ये प्रोसेस चल रहा था, तो इसकी वजह से यहां पर क्या आ गया, यहां पर अपलिफ्टमेंट आ गया, यहां पर एक उभार आ गया। ये जो उभार आ गया इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डोमल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, इसको डोमल अपलिफ्टमेंट कहते हैं कि एज लाइक ए डोम क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये डोमल अपलिफ्टमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि अब प्रोसेस ये हुआ कि इसके बाद जो अगली प्रक्रिया आई कि धीरे धीरे जब ये इसको अपलिफ्ट करता रहा तो यहां पर क्या हो गया, ये जो क्रस्ट था, ये क्रस्ट अल्टीमेटली थिन हो गया। तो जब ये अल्टीमेटली थिन हो गया तो यहां पर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दैट इज क्रस्टल थिनिंग। क्रस्ट थिन हो गया, क्रस्ट क्या हो गया, पतला होना शुरू हो गया। और जब ये क्रस्ट थिन हो गया, ये पतला होना शुरू हो गया, उसके बाद जो अगली स्टेज आई, उस अगली स्टेज में क्या बन गई, यहां पर क्रैक्स डेवलप हो गए। यहां पर क्या हो गए, यहां पर क्रैक्स डेवलप हो गए, यहां पर फ्रैक्चर्स बन गए, लेक्स बनती हैं इसमें, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये क्रस्टल रिफ्टिंग हो गई। दिस इज क्रस्टल रिफ्टिंग, कि ये जो क्रस्ट था वो थिन हुआ, और थिन होने के बाद फिर क्या हो गई, फिर यहां पर क्रैक्स डेवलप हो गए, और ये जो क्रैक डेवलप हो गई इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल थिनिंग कहेंगे। ये क्या होगी, क्रिस्टल थिनिंग होगी। ये जो क्रिस्टल थिनिंग हुई, उस क्रिस्टल थिनिंग के बाद यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्रिस्टल थिनिंग के बाद एक नया ओशन क्रिएट हो गया, न्यू ओशन। बिकॉज बेसिकली क्या है, देखो यहां समझो एक बात। अब ये आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है आपको। तो फेज 1 जो था उसमें कॉन्टिनेंट के नीचे कन्वेक्शन करंट थे, 2 नंबर जो आया उसमें डोमल अपलिफ्टमेंट थी, 3 नंबर आया उसमें क्रिस्टल थिनिंग थी, और 4 नंबर में क्या होगी, रिफ्टिंग होगी। तो धीरे धीरे अब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये क्रस्ट यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये क्रस्ट यहां से क्या हो गया, टूट गया। जब ये क्रस्ट यहां से टूट गया, तो इसके टूटने के बाद यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक नया ओशन बन गया, एक नेशेंट ओशन बन गया। यहां क्या बन गया, देयर इज एन नेशेंट ओशन, एक नया ओशन बन गया
ये जो नया ओशन बना, ये जो नया समुद्र बना, ये जो नेशेंट ओशन बना, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, एटलस निकालो और वहां देखो देयर इज रेड सी। आपको जो रेड सी दिखाई देगा वो रेड सी इसी का एग्जाम्पल। समझ आई बात? आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको एटलस में दिखाता, बट ड्यू टू सम इश्यू, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहां दिख रहा है आपको, ये है आपका रेड सी, ये है आपका रेड सी। ये देखो, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये नया ओशन डेवलप हुआ है। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और ये जो अफ्रीका है, ये एक ही तो पार्ट थे, लेकिन ये यहां पर क्या हो गया, ये यहां से अलग हो गया। जब ये यहां से अलग हो गया तो एक नए ओशन का डेवलपमेंट हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रेड सी। ये क्या है? हमारे पास रेड सी। समझ आई बात? सो देयर इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नेशेंट ओशन। और जो लावा मेंटल से आता है, वो आपको पता है लावा हमेशा क्या होता है? दैट लावा इज ऑलवेज बसाल्टिक, वो बसाल्ट होता है। तो ये नेशेंट ओशन हो गया रेड सी। अपनी एटलस में लोकेट कर लो, एटलस में लोकेट कर लो। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब ये नेशेंट ओशन बना, इसके बाद अगली कंडीशन कि आफ्टर सम टाइम, और ज्योग्राफी में आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या होता है? मिलियंस ऑफ द ईयर्स। यहां पर कॉन्टिनेंट, ये ओशन, और यहां पर क्या बन गया? यहां पर बीच में एक प्रॉपर ओशन तैयार हो गया, और ये प्रॉपर ओशन जब बनेगा तो यहां पर क्या बन गई? दोनों साइड ये बन गई मोर। ये क्या बन गई? ये मोर बन गई। ये मोर बन गया मिड ओशनिक रिज, ये मोर बन गई मिड ओशनिक रिज, एंड देयर इज ए प्रॉपर ओशन, और यहां पर एक प्रॉपर ओशन तैयार हो गया, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो अटलांटिक ओशन है। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अटलांटिक ओशन जो है उसमें क्या है? एक एस शेप की मोर है। अंग्रेजी का जो लेटर एस होता है ना, उस एस शेप की मोर है, मिड ओशनिक रिज है। तो मिड ओशनिक रिज मैंने आपको समझाया था, पूरे अर्थ के सरफेस पर लगभग 80,000 किलोमीटर जो है वो क्या है? मिड ओशनिक रिज है। तो ये नेशेंट ओशन और ये क्या बन गया? एक प्रॉपर ओशन बन गया, और इस प्रॉपर ओशन को का एग्जांपल जो है वो क्या है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है, क्लियर होगी बात? इज इट ओके? ठीक है, अब हमने यहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ी, तो हमने देखो यहां पर कॉन्टिनेंट था, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर बना डोमल अपलिफ्टमेंट। तो ये जो डोमल अपलिफ्टमेंट है, आप कहीं सर इसका एग्जांपल क्या है? तो इस डोमल अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल है दैट इज इथियोपियन हाईलैंड्स। आप अफ्रीका का मैप निकालो, वहां पर आपको इथियोपियन हाईलैंड्स दिखाई देगा, एक एरिया। जो इथियोपियन हाईलैंड्स हैं वो इसी का एग्जांपल है, वो डोमल अपलिफ्टमेंट का ही एग्जांपल। अभी मैं समझाऊंगा आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बेसिकली मैं सर्च कर लेता हूं। इथियोपियन हाईलैंड्स, ये जो इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, ये जो इथियोपियन हाईलैंड्स का एरिया है जिबूती के पास, यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज द डोमल अपलिफ्टमेंट। यहां पर जैसे आपने सुना होगा ना कई बार कि अफ्रीका टूट रहा है, अफ्रीका ब्रेक हो रहा है, अफ्रीका के 2 हिस्से होने जा रहे हैं। यहां पर ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? ये डोमल अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जो क्रिस्टल रिफ्टिंग है और क्रिस्टल थिनिंग है, उसका एग्जांपल क्या है? क्रिस्टल रिफ्टिंग और क्रिस्टल थिनिंग, तो क्रिस्टल रिफ्टिंग और क्रिस्टल थिनिंग का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है इसका एग्जांपल। आप देखो, आप एटलस ओपन करो। ठीक है, जब आप एटलस ओपन करेंगे तो एटलस ओपन करके आप जानेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर आपको अफ्रीका का मैप निकालना है। ठीक है, यहां पे आपको अफ्रीका का मैप निकालना है। जब आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो पेज नंबर 60 है, यहां पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहां पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है दैट इज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिख रहा है भाई सभी को? एक बार मुझे बता दो, एक बार देख के। ठीक है, ये क्लियर है भाई? दिस इज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है, मैं ना 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, मैं एक बार
यहाँ पे वो करवा लेता हूँ, लॉग इन करवा लेता हूँ इसको, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे को। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि आप देख लेंगे ना तो आप लोकेट कर लेंगे। जब आप लोकेट कर लेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो अगर हम यहां सर्च करते हैं, यार ये लॉग इन करना था जीमेल अड्डा, वो साइट ओपन, अपनी जीमेल ओपन करनी थी, ये वो है वर्नाकुलर। हाँ, या तो मैं एक बार वो कर देता हूँ, नहीं मैं आपके पास एक फोटो भेज देता हूँ, वो फोटो शेयर कर दो आप इस पे वर्नाकुलर पे, व्हाट्सअप कर दो नंबर बता। इसी पे मेल कर दो। ठीक है, देखो यहां जाओ भाई। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो हमें क्या करना है अब, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, देखो ये दिख रहा है, हट गया, आ गया, थैंक यू। ठीक है, देखो ये डायग्राम, ये आपका इमेज है, ये आपकी इमेज है जो एटलस में गिवन है वो। ठीक है, इस एटलस में तो क्लियरली मेंशन है ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, देखो दिख रहा है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और बेसिकली यहां पर है ये ग्रेट अफ्रीकन, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये जो एरिया है ये इथियोपियन हाईलैंड्स है, दिख रहा है इथियोपियन हाईलैंड्स, ये इथियोपियन हाईलैंड्स है। और देखो यहां भी उसने दिखा दिया, ये जो है एरिया, ये देखो आई गया, ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ये। ठीक है, तो ये ग्रेट, हम क्या कहते हैं, अफ्रीका इज ब्रेकिंग अपार्ट, अफ्रीका टूट रहा है। तो यहां पर क्रिस्टल रिफ्टिंग और क्रिस्टल थिनिंग हो रही है। तो ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कौन कौन सी कंट्रीज में है, कौन कौन सी कंट्रीज में है, देखो यहां देखो, ये लिख लेना, ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि जब आप कहेंगे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज में है, तो यहां पे देखेंगे मोजाम्बिक है, मलावी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लिख लेना मेरे साथ साथ, मैं नाम यहां पर बोल रहा हूं, दैट इज मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक से शुरू करो, मोजाम्बिक है, मलावी है, तंजानिया है, ठीक है, जाम्बिया है, डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और केनिया। देखो युगांडा, और उस युगांडा के बाद डीआरसी के बाद युगांडा, युगांडा के बाद केनिया, बुरुंडी, रवांडा और इथियोपिया। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द जुबूती, ये DJIBOUT, डी से प्रोनाउंशिएट, डी से करते हैं प्रोनाउंशिएट, जुबूती करते हैं, स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कंट्रीज है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया, डीआरसी, युगांडा, केनिया, ब्रुंडी, रवांडा एंड इथियोपिया, एंड एक्सटेंशन इज अप टू द जुबूती, एक्सटेंशन इज अप टू द जुबूती। ठीक है, यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो दराफूर, ये जो दराफूर है ये दराफूर फर्टाइल एरिया है। ठीक है, यहां पर जो लोकल नेग्रो हैं, अफ्रीकन नेग्रो, और जो अरब पॉपुलेशन है सूडान की, उनके बीच में फाइटिंग है यहां पर। ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है यूपीएससी में। ठीक है, ये दराफूर रीजन है, तो दिस दराफूर रीजन इज द फर्टाइल रीजन, फर्टाइल रीजन है। ठीक है, नीचे देखो ये कोंगो बेसिन, ये कोंगो बेसिन जो है, ये कोंगो बेसिन पूरे का पूरा मिनरल रीजन है, कटंगा प्लेट्यू है। ठीक है, कोंगो बेसिन कटंगा प्लेट्यू है, ये मिनरल रीजन है, यहाँ पर जो है ना वो माइनिंग की जाती है, कॉपर माइनिंग है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है। ठीक है, बोत्सवाना में है गोल्ड है, आपका डायमंड है, बोत्सवाना में है, वो एक अलग डिस्कशन है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, तो ये समझ आ गया कि ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये यहां पर है, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दिस इज अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, यहां देखो, दिस इज अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ कि आप लोगों समझ पाए होंगे, आप लोग इसको जान पाए होंगे। और एटलस में पेज नंबर 61 है, पेज नंबर 61 है। ठीक है,
क्लियर होगी भाई बात। और यहीं पर आपको दिखाई दे रही होंगी ग्रेट अफ्रीकन में रिफ्ट वैली में फ्रेश वाटर लेक्स। देखो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, यहां पर कुछ लेक्स दिखाई दे रही होंगी, आपके एटलस में लोकेट करो। ये जो लेक्स हैं ये सारी फ्रेश वाटर लेक हैं। मैंने क्या बताया कि यहां पर क्या हो रहा है, क्रिस्टल रिफ्टिंग। ये जो रिफ्टिंग होती है तो यहां पर क्या बनती हैं, लेक्स बनती हैं, लेक्स बनती हैं। तो यहां जो लेक्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहां जो लेक्स हैं उसको हम कहते हैं दैट देयर आर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक्स। और ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक्स हैं, all of these lakes are fresh water lakes। ये जो लेक्स हैं इसमें लिखो ये सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ताजे पानी की झीलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं इसमें लिख लो। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। लेक मलावी लिखो, दैट इज लेक मलावी। और जो लेक मलावी है उसी का नाम है लेक न्यासा। लेक मलावी और लेक न्यासा। दूसरा जो है वो है लेक तंगानाइका, लेक तंगानाइका। लेक मलावी, लेक न्यासा, लेक तंगानाइका। थर्ड लिखो लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट है। ये फ्रेश वाटर लेक है सारी। लेक मलावी का ही नाम न्यासा है, लेक तंगानाइका है, लेक अल्बर्ट है, लेक तुर्काना, और तुर्काना का नाम है रुडोल्फ। लेक तुर्काना, और तुर्काना का जो दूसरा नाम है, तो तुर्काना का दूसरा नाम है दैट इज द लेक रुडोल्फ, लेक रुडोल्फ। लेक एडवर्ड, और पांचवा है लेक एडवर्ड। अब आपको एक चीज समझ आई होगी कि मैंने यहां पर लेक विक्टोरिया का जिक्र नहीं किया, तो ये सवाल पूछेगा वो आपसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। लेक विक्टोरिया इज नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां दिख रहा है आपको। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, बट जस्ट हैव ए सेंस, एक सेंस देख लो आप, और अपनी खुद की एटलस में लोकेट कर लेना। ये है लेक विक्टोरिया, ये तो लेक विक्टोरिया इज नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली लेक नहीं है। ठीक है, वो क्या कहेगा दैट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक्स आर सो एंड सो, फिर वो पूछ लेगा कि लेक विक्टोरिया देखे कि लेक विक्टोरिया इसमें शामिल है या नहीं है। तो यहीं पर स्टार मार्क करके लिख लो लेक विक्टोरिया, यही दैट लेक विक्टोरिया इज नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली लेक नहीं है, लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली लेक नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, सो मैं उम्मीद करता हूं डाइवर्जेंट बाउंड्री आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो क्या बताती है, वो कहती है कि नीचे से कन्वेक्शन करंट चलते हैं, वो कन्वेक्शन करंट ऊपर जो क्रस्ट है उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर कन्वेक्शन करंट उसको तोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमसे पूछा गया था, अब सुनो बात को, जब उससे पूछा गया एल्फ्रेड वेगनर से, तो वेगनर से पूछा, वेगनर ने कहा कि वेगनर तो ये कह रहा था कि पेंजिया है, वेगनर यही तो कह रहा था, वेगनर कह रहा था कि ये क्या है, पेंजिया है, और इस पेंजिया के चारों तरफ क्या है, पेंथालासा है। अब वेगनर ने कहा कि ये टूटता है, और ये टूटने के बाद फिर जो प्रेजेंट डे लोकेशन है वो ये बन जाती है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। तो उससे कहा कि ये क्यों टूटा, ये पेंजिया का मतलब तो ये था, पेन मतलब होल, जिया मतलब अर्थ, कि पूरा अर्थ यही है। तो उससे पूछा कि ये तो बता ये टूटा क्यों। तो जब उससे पूछा गया कि ये टूटा क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। एल्फ्रेड वेगनर बहुत सारी चीजों को टेक्निकली बता रहा था, सीक्वेंशियली बता रहा था, साइंटिफिक एग्जाम्पल दे रहा था, बट ये चीज वो नहीं बता पाया। जब वो ये चीज नहीं बता पाया तो अब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब डाइवर्जेंट थ्योरी आई, तो डाइवर्जेंट थ्योरी क्या कहती है, ठीक, डाइवर्जेंट थ्योरी ने किसका यूज किया, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस का, कि नीचे से करंट्स आते हैं मेंटल से, वो मेंटल के क्रस्ट क्या करते हैं, डोमल अपलिफ्टमेंट होती है,
डोमल अपलिफ्टमेंट के बाद क्या होता है, डोमल अपलिफ्टमेंट के बाद क्या होता है, क्रस्ट थिन होता है, थिन के बाद क्या होती है, रिफ्टिंग होती है, रिफ्टिंग के बाद क्या होता है, वो एरिया टूट जाता है, टूटने के बाद क्या बन जाता है, प्रॉपर ओशन बन जाता है। यही तो सीक्वेंस है। तो अब इसका मतलब ये हुआ दैट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कैन एक्सप्लेन हाउ द पेंजिया मस्ट हैव ब्रोकन। बात आई समझ में? तो लिखेंगे दैट सो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एक्सप्लेन, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एक्सप्लेन हाउ द पेंजिया मस्ट हैव ब्रोकन, हाउ द पेंजिया मस्ट हैव ब्रोकन। ये जो पेंजिया है वो कैसे टूटा, वो कैसे ब्रेक हुआ, कि पेंजिया के ब्रेक होने का जो रीजन था, वो पेंजिया के ब्रेक होने का रीजन क्या था। ठीक है, तो पेंजिया कैसे टूटा हमने समझ लिया कि आज हमारे पास रेड सी है, अटलांटिक ओशन है, दीज आर द एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से जब वेगनर बता रहा था तो वेगनर के पास उसका कोई प्रमाण नहीं था, वेगनर के पास उसका कोई ये नहीं था कि किस तरीके से टूटा होगा। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज देन वी डिस्कस दैट हाउ द पेंजिया ब्रेकअप। ठीक है, बिकॉज पेंजिया का मतलब क्या था, पैन मीन्स होल, जिया मीन्स अर्थ, कि पूरा जो लैंड मास है वो पूरा लैंड मास क्या है, एक जगह पर लोकेटेड है। और उसके बाद पेंजिया ब्रेक होता है, पेंजिया दो पार्ट में टूटता है, वन पार्ट वाज द लोरेशिया एंड अदर वाज द गोंडवाना लैंड। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पेंजिया टूटता है, लोरेशिया, और उसके बाद दूसरा जो था वो क्या था, गोंडवाना। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि लोरेशिया क्या है और गोंडवाना क्या है। तो यहां पर क्या करेंगे, जस्ट फॉर द सेंस ऑफ द कंप्लीशन इसको हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉन्टिनेंट्स ब्लॉक है, कॉन्टिनेंट के जो ब्लॉक है और कॉन्टिनेंट की जो ड्रिफ्टिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, ये किस पर डिपेंड करती है कि जो कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं वो कन्वेक्शन करंट उसको किस तरफ फेंकते हैं, वो कन्वेक्शन करंट उसको किस तरफ थ्रो आउट करते हैं, इस पर डिपेंड करती है। वेगनर क्या बता रहा था, दैट वेगनर बता रहा था पोल फ्लिंग फोर्स, वेगनर क्या बता रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो वो तो कह रहा था बेसिकली उसका इफेक्ट किस पर होता है, टाइड्स पर होता है, जब ज्वार भाटा आता है तो उस पे होता है। सो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स कैन मूव and drift in any direction depending on the orientation of the convection current। ठीक है, तो लिखो इसमें that continental blocks can move in any direction, depends on the orientation of the कन्वेक्शन करंट्स, कि जो कन्वेक्शन करंट है उस कन्वेक्शन करंट की ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर। इज इट क्लियर दैट कॉन्टिनेंट्स किस तरफ मूव करेंगे। तो आज हमारे जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट हम क्या कहते हैं कि यहां पर क्या है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है अफ्रीका, ये पूरे का पूरा लैंड मास क्या है यूरेशिया, और यहां क्या है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हमें दिखाई देते हैं वो आज हमें कॉन्टिनेंट्स क्यों दिखाई देते हैं, उसका जो रीजन है उसका रीजन यही। ठीक है, वेगनर बता रहा था कि हाँ टूटे हैं, नॉर्थवर्ड गए हैं, वेस्टवर्ड गए हैं, बिकॉज वेगनर तो कह रहा था ना कि सारी चीजें यहां पर कंसंट्रेटेड थी इसके पास साउथ पोल के साथ, और इंडिया की जो पोजीशन थी वो तो कहां थी, सदर्न हेमिस्फीयर में नियर बाय द 70-75 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 75-70 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वहां पर लोकेटेड था। जिसका एविडेंस उसने क्या दिया था, उसने एविडेंस दिया था पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। उसने ये कहा था कि जो आपके एविडेंस हैं वो तलचर में, उड़ीसा में जो तलचर है वहां पर क्या मिलते हैं, ग्लेशियल एविडेंस मिलते हैं, ग्लेशियल टिलाइट्स मिलते हैं। ठीक है, याद करो एक बार मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी और इन सब चीजों के आधार पे हमें पता चल गया कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं वो क्या होती हैं, जो क्रिस्टल रिफ्टिंग है, क्रिस्टल थिनिंग है वो क्या होती है, और इसके बेस्ट एग्जांपल है वो कहां पर है, अफ्रीका में है। ठीक है, तो एटलस में देख लेना, एटलस में लोकेट कर लेना इसको। ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जिन जिन कंट्रीज से पास होती है वो मैंने आपको बता दिया है, रेड सी मैंने आपको बता दिया है, और बेसिकली ये जो सऊदी अरेबिया है और जो ये पार्ट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों अफ्रीका, ये दोनों एक ही लैंडमास थे, और ये लैंडमास क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, ये लैंडमास अलग होके टूट के अलग अलग चला गया। इज इट ओके, इज इट क्लियर। तो ये जो है ये कहानी आपको
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो डिस्कशन करेंगे वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कि हमने पढ़ा था कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि दे कैन मूव अवे, वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। तो जब वो दूर जाती हैं तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेड सी बन रहा है, अटलांटिक ओशन ऐसे ही बना है। अगला जो डिस्कशन करेंगे वो किस पर करेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर करेंगे, कि जब वो दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, नीचे जाती है तो एक्रीशनरी प्रिज्म बनता है, फ्रिक्शन होता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्कनिज्म आते हैं, और उस एरिया को बेनी ऑफ वदाती जोन कहा जाता है, ठीक है। तो वो डिस्कशन कहां पर होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ये अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना। और ये जो डिस्कशन था आज का, क्या डिस्कशन था, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स में आज हमने पढ़ना था वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने जो पढ़ना था वो हमने डिस्कस कर लिया है, वो हमने जान लिया। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर बाकी तो हो ही गया। नेक्स्ट करेंगे, यहां पर डाइवर्जेंट की जगह क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो एक बार सारे लोग सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर देंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ओके।